हेलो दोस्तों, मैं धीर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इट्स न्यू ऑफिशियल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी परीक्षा में आज से पहले भी पूछे जा चुके हैं और अब आने वाली आगे की आपकी परीक्षा में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और मैंने दोस्तों इन क्वेश्चंस में हमेशा जो रखा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रखा है, जो पहले भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और सबसे जो बेस्ट पार्ट है मेरे वीडियोस का वो ये है कि मैं इसमें जो क्वेश्चंस डालता हूँ वो हमारे मीडियम टू हायर लेवल होते हैं, लोअर लेवल क्वेश्चंस मैं नहीं डालता हूँ। मतलब जो कहीं ना कहीं आपको सुनने में, याद रखने में कठिनाई रहती है उन क्वेश्चंस को, तो वो क्वेश्चंस मैं अपने इसमें रखता हूँ। और अब तो दोस्तों मैंने अपने वीडियोज़ में कहीं ना कहीं थोड़े करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आगे चल के स्टैटिक जीके बन जाएंगे या जीके बन जाएंगे, मैं उनके स्टैटिक करंट बोलता हूं, तो स्टैटिक करंट के क्वेश्चंस भी मैं इसमें रखने लगा हूं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाली परीक्षा में। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये वीडियो दिखाऊं या आपको ये वीडियो अगर ये मेरा वीडियो देखें तो आपको कहीं और से वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मैं अपने क्वेश्चंस को हर तरीके से, हर प्रकार से रखने की कोशिश करता हूं। जी हाँ, और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि बथुकम्बा या फूलों का त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। दोस्तों, सबसे पहले बथुकम्बा जो त्यौहार होता है ये किस राज्य का त्यौहार होता है? ये दोस्तों ये जो होता है हाँ, वो होता है दोस्तों तेलंगाना राज्य का त्यौहार। जी हाँ, तेलंगाना राज्य का त्यौहार होता है बथुकम्बा। और अगर मैं बात करूं तेलंगाना में दोस्तों, राज्यसभा की जो सीटें हैं, लोकसभा की जो सीटें हैं वो हैं 17 और राज्यसभा की जो सीटें हैं वो हैं जो है 7। और अगर मैं बात करूं यहाँ पर टोटल लोकसभा में विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो 17 और मल्टीप्लाई 7 कर दोगे आप तो 119 आता है। तो यहाँ पर 119 जो सीटें हैं वो लोकसभा में, तेलंगाना की लोकसभा में। और तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो अभी 2014 में हुआ था, हम सभी जानते हैं। और इसका जो गठन हुआ था वो आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर हुआ था। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा, तेलंगाना से ही रिलेटेड है ये दोस्तों, कि हमारा अगला प्रश्न है कि 39th यूनेस्को विश्व धरोहर 39th यूनेस्को स्थल रामप्पा काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहाँ पर स्थित है? ये रामेश्वर रामप्पा काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल ये कहाँ पर स्थित है? ये भी दोस्तों तेलंगाना राज्य में स्थित है। जी हाँ, और ये कौन से नंबर का यूनेस्को हेरिटेज साइट बनी है? ये बनी है 39th नंबर की। और अगर मैं थोड़ा यूनेस्को के माध्यम से आपको बताना चाहूँ तो यूनेस्को में दोस्तों अभी हमारे भारत की टोटल 40 साइट्स जो हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है हमारे भारत की। और अगर मैं बात करूं क्या कहते हैं कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर की, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जी हाँ, जेनेवा में इसका जो है हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थाईपुसम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? थाईपुसम त्यौहार जो दोस्तों ये संबंधित है वो संबंधित है दोस्तों तमिलनाडु राज्य से। जी हाँ, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है थाईपुसम त्यौहार। और कुछ त्योहारों की यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट त्यौहार हैं आपके लिए उनकी मैंने लिस्ट रखी है। तो जैसे थाईपुसम त्यौहार जो दोस्तों अभी करंट में भी ये चर्चा में रहे हैं, इसीलिए मैंने ये एक साथ लिख दिए हैं। तो थाईपुसम त्यौहार ले लो आप, चिरकुला नृत्य ले लो आप, कालबेलिया नृत्य ले लो आप, एशियाटिक गार्डन कहाँ पर स्थित है? ये है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में। जी हाँ, नेक्स्ट हम बात करेंगे ये चिरकुला नृत्य कहाँ पर है? ये चिरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश में, कालबेलिया कहाँ पर? राजस्थान में है। और अगर मैं बात करूँ थाईपुसम त्यौहार कहाँ का? ये है तमिलनाडु का। आसियान तलिल गार्डन स्थित है, ये है जम्मू कश्मीर में। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है? डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ये दोस्तों डाउन सिंड्रोम ये बीमारी होती है, ये हमारी जीन से संबंधित बीमारियां होती हैं दोनों। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट डाउन सिंड्रोम्स रखे हैं मैंने दोनों। डाउन सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? 21वें गुणसूत्र में की जो अधिकता हो जाती है, जो 21वें गुणसूत्र में हमारे जो 23 हम जानते हैं हमारे शरीर में 23 गुणसूत्र होते हैं, और जिसमें 21वें जो गुणसूत्र की जो ट्राइसोमी होती है उसको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और पटाउ सिंड्रोम होता है वो 13वें गुणसूत्र में कुछ अनिश्चितता आ जाती है, उसके लिए पटाउ सिंड्रोम यूज किया जाता है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, 13 को पटाऊं,
13 को पटाऊं मतलब 13 को पटाऊं या 13वें गुणसूत्र की वजह से पटाऊ सिंड्रोम होता है, और 21 की वजह से जो होता है वो डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि ट्रॉफी के बारे में हम बात करें कि ट्रॉफी कौन कौन सी ट्रॉफी होती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साथ में लिख दिया है कि ओवेर और थॉमस कप दोनों ही किस खेल से संबंधित हैं। ओवेर और थॉमस कप जो संबंधित हैं वो है बैडमिंटन से, और डूरंड कप ले लो आप, संतोष कप ले लो, ये संबंधित है फुटबॉल से, और वेलिंगटन कप जो संबंधित है वो है रोइंग से। जी हाँ, तो यहाँ पर ओवेर ले लो आप, ओवेर और थॉमस जो हैं बैडमिंटन से संबंधित हैं, डूरंड और संतोष किससे संबंधित हैं, फुटबॉल से संबंधित है, और वेलिंगटन जो कप है वो रोइंग से संबंधित है। जी हाँ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि केंद्रीय सूचना आयुक्त का गठन कब हुआ था। सीबीसी मतलब चीफ विजिलेंस कमिश्नर, सीबीसी चीफ विजिलेंस नहीं है, सीआईसी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो प्रणाली हमारे भारत में स्टार्ट हुई थी, तो ये कब हुई थी दोस्तों, ये हुई थी 12 अक्टूबर 2005 को हुई थी। जी हाँ, ये याद रखना। इसमें दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस आपको हैंड रिटन मिलेंगे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इनको लाइक करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इन्हें शेयर भी करिए वीडियोस को, क्योंकि बिकॉज ऑफ मी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है। ये बात हम जानते हैं कि महान्यायवादी जो रहता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक जो है अपने पद पर रहता है, और ये किस आर्टिकल में लिखा गया है। तो दोस्तों ये लिखा गया है, ये आर्टिकल 76 में लिखा गया है, 76 में जो लिखा गया है वो महाधिवक्ता के बारे में, महान्यायवादी के बारे में लिखा गया है। और महाधिवक्ता के बारे में जो लिखा गया है वो लिखा गया है दोस्तों आर्टिकल 165 में। जी हाँ, ये दोनों ही फैक्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि महान्यायवादी के लिए कौन से, अटॉर्नी जनरल के लिए कौन सी जो है आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 76, और महान्यायवादी के लिए कौन सा आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 165। और अगर मैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत की अगर बात करूं दोस्तों कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और कौन सा सबसे बड़ा पद जो रहता है वो रहता है दोस्तों राज्यपाल का जो पद रहता है, वो भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है। वैसे हालांकि हम जानते हैं कि राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष रहता है, लेकिन 5 वर्ष के बाद भी अगर रखना चाहे तो राष्ट्रपति रख सकता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर उपस्थित रहता है। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब मानी जाती है। तो टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1997 में हुई थी, और इसके जो हेड थे वो थे दोस्तों पीडी वाघेला जी इसके जो थे हेड थे। जी हाँ, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि हरेला त्योहार, ये त्यौहार के बारे में जो अभी लेटेस्ट करंट में भी आपके फेमस रहे हैं, तो हरेला त्योहार किस राज्य से संबंधित है। हरेला त्योहार जो संबंधित है दोस्तों वो है उत्तराखंड राज्य से। और हरेली मतलब एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं कि हरेला एक जेंट्स त्यौहार बोल सकते हैं, मतलब है नहीं ऐसा, लेकिन जेंट्स त्यौहार बोल सकते हैं। याद रखने के लिए हरेली जो बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ की, मतलब हरेली लेडीज से ले सकते हो कि 36 प्रकार के बहाने, और हरेला ले सकते हो आप उत्तराखंड की नॉर्मल लड़के हैं जो कोई बहाने नहीं बनाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा पोंगल किससे संबंधित है। पोंगल है दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित। नेक्स्ट पोंगल तमिलनाडु से संबंधित है, और अट्टुकल पोंगल किससे संबंधित है, यह है दोस्तों केरला राज्य से। केरला राज्य में दोस्तों दो त्यौहार मनाए जाते हैं, एक अट्टुकल पोंगल मनाया जाता है और एक ओणम मनाया जाता है। ओणम भी मनाया जाता है केरला में, और अट्टुकल पोंगल भी मनाया जाता है। और पोंगल अगर अकेला पूछ ले तो वो तमिलनाडु का त्यौहार है। जी हाँ, और हरेली हमने बात ही कर ली है कि छत्तीसगढ़ का, हरेला उत्तराखंड का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि आयुष्मान भारत योजना जिसके अंतर्गत दोस्तों हमारे भारत में मतलब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हमारे भारत में 5 लाख तक का इलाज जो है फ्री कराया जाता है, वो यही योजना है आयुष्मान भारत योजना। तो ये कब सबसे पहले लॉन्च कब हुई थी, 23 सितंबर 2018 को स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और ये कहाँ से स्टार्ट करी गई थी, ये रांची झारखंड से स्टार्ट करी गई थी। जी हाँ, और अगर मैं बात करूं कि आयुष्मान भारत योजना की सबसे पहली आयुष्मान बेबी कौन बनी थी, तो दोस्तों ये बनी थी करिश्मा नाम की एक लड़की थी, वो इसकी जो है बेबी बनी थी। फिर सबसे पहली आयुष्मान बेबी कौन बनी थी, वो बनी थी करिश्मा, ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा
कुछ नदियों के नाम जिनको पुराने ज़माने में या पुराने वैदिक नाम, जो पुराने हमारे धर्म ग्रंथों में जो नाम मिलते हैं, वो कुछ नदियों के स्पेशल नाम हैं, वो क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। कि झीलम का जो नाम मिलता था दोस्तों, वो मिलता था बितस्ता। झीलम का मिलता था बितस्ता। चेनाब का मिलता था अश्कनी, और रावी का मिलता था परशणी, और ब्यास का मिलता था बिपाशा। जी हाँ, ब्यास का क्या मिलता था, बिपाशा मिलता था। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक शॉर्ट ट्रिक रखी है कि अगर अब मैं बात करूं झेलम का, तो झेलम का बितस्ता था, तो इसके लिए बस्ता झोला याद कर लीजिए। बस्ता बस्ता बैग होता है, झोला भी बैग ही होता है, तो बस्ता झोला एक शॉर्ट ट्रिक टाइप से याद कर लीजिए। और अगर मैं चेनाब और अस्कनी की बात करूं, चुनाव किस लिए कराए जाते हैं? चुनाव कराए जाते हैं हमें एक प्रकार की आशा देने के लिए कराए जाते हैं। और अगर मैं बात करूं कि रावी का क्या होता है, कि रावी का होता है दोस्तों परुषणी। तो रवि एक क्या है, पुरुष है। रवि एक पुरुष है, इसलिए रावी का जो पुराना नाम होता है वो परुषणी होता है। ब्यास का तो बिपाशा है, आप इजीली याद रख सकते हैं, वा से याद रख सकते हैं। आगे ब्यास में भी वा अक्षर आ रहा है, और बिपाशा में भी स्टार्टिंग अक्षर बा ही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि कुछ दोस्तों समितियां हैं जो हमारे भारत में जिनका बहुत बड़ा रोल है हमारे भारत के किसी भी मतलब ढांचे को बनाए रखने के लिए। तो इन समितियों के बारे में हम जान लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि ये समिति का संबंध किस चीज़ से है। तो अगर मैं बात करूं केंद्र और राज्यों के संबंध से किस समिति का संबंध है, ये है दोस्तों सरकारीय समिति का संबंध केंद्र और राज्यों के संबंध से है। नेक्स्ट हम बात करें बैंकिंग सुधार से किसका संबंध है? बैंकिंग सुधार समिति से संबंधित है, वो है नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग सुधार से। नेक्स्ट हमारा है राजा चलैया समिति से संबंधित कौन सी, मतलब राजा चलैया समिति किस जो है संशोधन से संबंधित है, वो है कर या मतलब टैक्सेस से संबंधित है राजा चलैया समिति। स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित थी? तो दोस्तों हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो फसलों पर दिया जाता है, वो स्वामीनाथन समिति की सिफारिश पर ही दिया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा केलकर समिति। केलकर समिति जो दोस्तों ये समिति है वो जीएसटी से संबंधित समिति है। जो हमारे भारत में जीएसटी कर लगता है उससे संबंधित समिति है, वो है केलकर समिति। और अगले हम बात करें कि गरीबी से संबंधित, तो दोस्तों गरीबी से संबंधित 3 समितियां बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, इनके नाम आप रट लीजिए। सुरेश तेंदुलकर समिति, रंग राजन समिति, लकड़वाला समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति, रंग राजन समिति, लकड़वाला समिति। और अगला प्रश्न है हमारा कि लोक सेवा आयोग से संबंधित समिति कौन सी है? तो ये लोक सेवा आयोग से संबंधित जो समिति है वो है दोस्तों ली आयोग समिति जो संबंधित है वो है लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अगला हम बात करें कि मल्होत्रा समिति का संबंध किस से है? मल्होत्रा समिति का संबंध जो है दोस्तों बीमा के सुधार से संबंधित है। और विवेक देवराय समिति का संबंध अगर मैं बात करूं तो ये किससे है? विवेक देवराय समिति का संबंध भी रेल बजट से है। जी हाँ, विवेक देवराय समिति का रेल बजट से जो आम बजट अलग किया गया था वो किया गया था विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। जी हाँ, अगली हम बात करें ब्रिटिश सरकार ने भारत को म्यांमार से कब अलग किया था? ब्रिटिश सरकार जो थी उस टाइम पे हमारे ऊपर जब अंग्रेजों का राज चल रहा था, उस टाइम पे म्यांमार को भारत से जो अलग किया गया था वो किस आधार पे किया गया था, कब किया गया था? ये किया गया था दोस्तों 1937 में, ये आप याद रख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा कि थ्योरी द इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड, ये किसकी बुक थी? थ्योरी द इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म वाज प्रोपाउंडेड, ये किसकी बुक थी? ये दोस्तों ये थी दादाभाई नौरोजी की बुक थी। जी हाँ, और एक और बुक थी ये इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक थी आरसी दत्त की। इसमें कन्फ्यूजन ये हो जाता है, ये दोनों बुक इसलिए साथ में रखी है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसमें कन्फ्यूजन क्या होता है? द इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म ऑफ प्रोपाउंड जो बुक थी वो दादाभाई नौरोजी की थी, और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आप आरसी दत्त की लगाओगे, ना कि दादाभाई नौरोजी की। तो आरसी दत्त की जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, दादाभाई नौरोजी की जो है वो है द इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म। जी हाँ, अगला प्रश्न रहेगा हमारा जिल्ले इलाई का ताज पहना था। जिल्ले इलाई का जो ताज पहना था वो किस शासक ने पहना था? जिल्ले इलाई का जो ताज पहना था वो बलबन ने पहना था। अगला प्रश्न है हमारा पारसी समाज सुधारक बहरामजी एम मालावारी ने पारसी समाज सुधारक भैरामजी एम ने मालावारी अभियान चलाया था। ये कब चलाया था? ये बाल विवाह के विरुद्ध चलाया था। जी हाँ,
और अगर मैं बात करूं कि पारसी समाज सुधारक सेवा सदन की स्थापना कब हुई थी, पारसी समाज ने सेवा सदन की जो स्थापना करी थी वो कब करी थी, वो करी थी 1885 ईस्वी में। जी हाँ। अगला प्रश्न हम बात करें, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के बाद हो जाता है। विजयनगर साम्राज्य जो हमारे इतिहास में हरिहर बुक्का ने जिसका गठन किया था, और हम्पी जिसकी राजधानी थी, जो आज कहीं ना कहीं कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो इसका जो विजयनगर साम्राज्य का जो पतन माना जाता है वो किसी युद्ध को माना जाता है, वो माना जाता है दोस्तों तालीकोटा के युद्ध को। जी हाँ, तालीकोटा की लड़ाई जो 1565 में हुई थी उसको विजयनगर साम्राज्य का पतन माना जाता है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, कंबोडिया का अंकोर वाट का विष्णु मंदिर बनाया था। कंबोडिया का जो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर बनाया था वो बनाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। जी हाँ। अगला प्रश्न है हमारा कि नील दर्पण नाटक किसने लिखा था। नील दर्पण जो नाटक लिखा था वो किसने लिखा था, दीनबंधु मित्र ने लिखा था नील दर्पण नाटक। और ये प्रश्न दोस्तों बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएससी रेलवेज में, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था, ये लिखा था दोस्तों दीनबंधु मित्र ने। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि क्रांतिकारी नेता ने जेल से दया याचिका लगाई थी। मतलब ऐसा कौन सा क्रांतिकारी नेता है या ऐसे कौन से क्रांतिकारी रहे थे जिन्होंने दया याचिका के लिए गुहार लगाई थी। दोस्तों वो थे बीडी सावरकर। जी हाँ। अगला प्रश्न होगा हमारा, आईने दहसाला की शुरुआत किसने करी थी। आईने दहसाला की जो शुरुआत करी थी वो करी थी अकबर ने। जी हाँ, अकबर ने करी थी स्टार्टिंग आईने दहसाला की। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना कब मानी जाती है। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो 1857 में हुई थी। और इसके लिए एक फैक्ट ये है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय दोस्तों बोर्ड डिस्पैच नीति के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना करी गई थी, और ये 1854 के आसपास आया था बोर्ड डिस्पैच। और अगर मैं बात करूं कलकत्ता विश्वविद्यालय ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया है। जी हाँ, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया जो भारत अंग्रेजों के द्वारा जो पहली यूनिवर्सिटी स्थापित करी गई थी वो कलकत्ता विश्वविद्यालय थी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1920 के बीच में चला था उसके लिए एजेंडा के लिए दुनिया के देश में जुड़ा था। जी हाँ, जो ये पूछ रहा है इस प्रश्न में कि जो खिलाफत आंदोलन 1919 और 20 के आसपास जो चलाया गया था वो किस चीज़ के लिए चलाया गया था। तो दोस्तों तुर्की के द्वारा तुर्की में जो है खलीफा शासन को समाप्त करने के विरोध में ये जो शासन चलाया, ये जो आंदोलन चलाया गया था हमारे भारत में चलाया गया था। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि दांडी मार्च के बारे में कुछ छोटी सी डिटेल है कि दांडी मार्च जो था ये कब चलाया, ये इसमें कितने मील की जो यात्रा करी थी वो 381 किलोमीटर की यात्रा करी थी दांडी मार्च में। जी हाँ, और इसको माइल्स में बोला जाए तो 240 माइल्स की यात्रा करी थी गांधी जी ने। और अगर मैं बात करूँ कि इसमें पर्सन्स कितने थे, इसमें 78 + 1 पर्सन थे, मतलब 78% जो थे वो अदर्स थे और 1% गांधी जी हो गए, तो इस तरीके से 79% थे टोटल जो थे गांधी दांडी यात्रा में। जी हाँ। और अगली बात करूँ कि ये स्टार्ट कब हुई थी, ये हुई थी दोस्तों 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक चली थी, और ये सन थी उस टाइम पे 1930। और अगर मैं बात करूँ ये कहाँ से ये चली थी, ये दोस्तों ये चली थी साबरमती आश्रम से लेकर चली थी। ये साबरमती आश्रम से गांधी जी का जो आश्रम आज भी है साबरमती आश्रम गुजरात से लेकर दांडी तक चली थी ये दांडी यात्रा। नमक कर तोड़ो कानून था ये। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि आमुक्त माल्यदा बुक किसने लिखी थी। आमुक्त माल्यदा जो बुक लिखी थी तो दोस्तों ये बुक लिखी जो है वो लिखी है कृष्णदेव राय ने। किसने लिखी है, ये कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यदा बुक लिखी है। अगला प्रश्न हमारा, एका आंदोलन किससे संबंधित है। एका आंदोलन दोस्तों ये संबंधित है किसान आंदोलन से संबंधित है। एका आंदोलन किससे संबंधित है, किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि नेताजी के आईएनए के ध्वज का प्रतीक, जो आईएनए का इंडियन नेशनल आईएनए के जो आईएनए जो थी जो एक संस्था थी नेताजी जिसको हेड कर रहे थे, उसके जो झंडे का था, झंडे में प्रतीक क्या था, मतलब उसका जो जैसे कि आज हमारे झंडे में भारतीय झंडे में आज जो है अशोक स्तंभ का जो चक्र है वो हमारे भारतीय झंडे में रहता है। उस टाइम पे क्या होता था, आईएनए के जो झंडे में रहता था वो टाइगर रहता था। जी हाँ दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, संध्याकर नदी किसके दरबार के एक कवि थे। संध्याकर नंदी किसके दरबार के एक कवि थे। तो दोस्तों संध्याकर नंदी जो कवि थे वो थे धर्मपाल के दरबार के कवि थे। जी हाँ, नालंदा। और अगर मैं स्थापना की बात करूँ, ये गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी थी। और जी हाँ,
धर्मपाल थे। ये संध्याकर नंदी किसके दरबार के कवि थे? ये थे धर्मपाल के दरबार के कवि थे, और इन्होंने ही, संध्याकर नंदी ने ही रामचरितमानस लिखी थी, रामचरितम लिखी थी। रामचरितमानस जो लिखी थी वो तुलसीदास जी ने लिखी थी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। जी हाँ। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, कामाख्या देवी माता टेम्पल कहाँ पर स्थित है? कामाख्या देवी माता टेम्पल ये स्थित है दोस्तों, ये असम में राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न हम बात करें, संतोष ट्रॉफी मोहन बागान कप, ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। जी हाँ। अगला प्रश्न हम बात करें, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों टेसी थॉमस को। जी हाँ। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र को सांकला को कहा जाता है, राजेंद्र सांकला। जी हाँ। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि एक मिनट, अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटका में स्थित है, और इसका जो पहले नाम होता था वो नागरहोल नेशनल पार्क होता था, तो इसलिए राजीव गांधी नेशनल पार्क राजीव गांधी नेशनल पार्क कर्नाटक में ही है, और नागरहोल जो नेशनल पार्क है वो भी कर्नाटका में ही है। जी हाँ। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पेटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पर है? ये पेटागोनिया का जो मरुस्थल है ये है दोस्तों अर्जेंटीना देश में स्थित है पेटागोनिया का मरुस्थल। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि 2000 में चंद्रयान, और जी हाँ, ये नोट्स के बारे में विवरण दिया गया है कि कौन से जो हमारी करेंसी चलती है उस किस करेंसी पे कौन सा चित्र अंकित है, उसके लिए ये क्वेश्चंस रखे गए हैं कि 2000 का जो नोट होता है उस पर किस का चित्र अंकित है? वो है चंद्रयान जो हमारा मिशन था, चंद्रयान मिशन था, उसका जो चित्र है 2008 में जो लॉन्च हुआ था उसका चित्र है 2000 के नोट पर। 500 के नोट पर जो चित्र है वो है दोस्तों लाल किले का, रेड फोर्ट का चित्र है लाल किले का 500 के नोट पर। अगला मैं बात करूँ 200 के नोट पर किसका चित्र है? ये है दोस्तों सांची, जो मध्य प्रदेश में सांची स्तंभ है उसका जो है जो विवरण है वो है 200 के नोट पर। अगली बात करें हम कि 100 रुपये पर किसका जो है चित्रण है, वो 100 रुपये पर जो चित्रण है वो रानी की वाव का चित्रण है। अगला हम बात करें 50 रुपये किसका चित्रण है, वो है हम्पी का। जी हाँ। अगला प्रश्न क्वेश्चन है हमारा कि आर्म फोर्सेस, एक मिनट दोस्तों, आर्म फोर्सेस, ये प्रश्न है हमारा कि आर्म फोर्सेस जो हमारे मतलब अफस्पा बोलते हैं इसको, अफस्पा जो आज नागालैंड में लगता है, ये मतलब ये जो आर्मी को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत आर्मी आपके घर में किसी भी तरीके से जो है आपकी पूछताछ कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है बिना किसी वारंट के, तो इसके लिए अफस्पा बोलते हैं इसको, अफस्पा बोलते हैं। ये किस टाइम पर जो है पंजाब और चंडीगढ़ में लगाया गया था? तो ये जो लगाया गया था दोस्तों, ये लगाया गया था 1983 में। और अगर मैं बात करूँ ये कब हटा लिया गया था, तो दोस्तों ये हटाया गया था 1997 में। जी हाँ, 1997 में जो अफस्पा एक्ट हटा लिया गया था। और मैं अगर बात करूं ये कब लाया गया था, अफस्पा बोलते हैं इसको, ये कब लाया गया था? ये 1958 में लाया गया था अफस्पा। अगला प्रश्न है हमारा, गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत कौन कौन से मतलब राज्य आते हैं? गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंतर्गत जो दोस्तों राज्य आते हैं वो आते हैं हमारे, नागालैंड आता है, अरुणाचल प्रदेश आता है, और असम आता है, और मिजोरम आता है। ये आप याद रख लीजिएगा कि गुवाहाटी हाईकोर्ट जो असम का एक हाईकोर्ट है, मेनली जो असम में स्थित है। और अगर मैं बात करूं इसमें जो राज्यों के इसके अंतर्गत आते हैं वो है नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, असम है, और मिजोरम है। जी हाँ। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति जो है हमेशा किसी भी डिसीजन में मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा, ये कौन सी आर्टिकल में कहा गया है? तो दोस्तों ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 74(1) में। जी हाँ, 74(1) में जो कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार रहेगा। अगला प्रश्न रहेगा कि मंत्री की संख्या, जी हाँ, मंत्रिपरिषद में मंत्री की संख्या राज्य विधानसभा की सीटों में कितनी होगी? राज्यों की विधानसभा में मंत्रियों की जो संख्या रहेगी, मतलब जो हमारे मिनिस्टर्स रहते हैं, जो स्टेट में सीएम के जो नीचे रहता है गृह मंत्री रहते हैं, इस कैबिनेट में जो मिनिस्टर रहते हैं, वो उनके लिए जो मतलब कितने मिनिस्टर वो टोटल रह सकते हैं, तो वो ये नियम जो लाया गया था उसके अंतर्गत कितने परसेंट जो है मंत्री रह सकते हैं, वो 15% रह सकते हैं। और ये केवल दोस्तों अपवाद इसमें एक ही राज्य है, वो है दोस्तों दिल्ली। जी हाँ, दिल्ली में जो है 10% जो है सीटों पर ही मंत्री बन सकते हैं, और बाकी सभी राज्यों में 15% सीट पर मंत्री बन सकते हैं।
15% टोटल सीटों का मंत्री बना सकते हो आप। अगला प्रश्न है हमारा कि स्त्री पुरुष पुस्तक सामाजिक असमानता के लिए लिखी गई थी। तो स्त्री पुरुष पुस्तक, जो ऐसी पुस्तक जो स्त्री पुरुष के ऊपर सामाजिक असमानता के ऊपर लिखी थी, वो किसने लिखी थी? ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि भारतीय शिक्षा आयोग जो 1882 के अध्यक्ष कौन थे? उस टाइम पे जो आया था दोस्तों, भारतीय शिक्षा आयोग आया था। ये शिक्षा आयोग जो आया था 1882 में, उसके अध्यक्ष जो थे उस टाइम पर कौन थे, ये पूछ रहा है इसमें। तो उस टाइम पे जो अध्यक्ष थे उसके वो अध्यक्ष हंटर थे, तो इसीलिए हम उसे हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रश्न दोस्तों एक बार पूछा जा चुका है कि हंटर कमीशन कब आया था। दोस्तों ये हंटर के नाम से 2 कमीशन बने थे। एक ये दोस्तों हंटर के नाम से ये कमीशन बना था, वो जलियांवाला हत्याकांड के लिए बनाई गई थी समिति, जो जांच के लिए समिति बनाई गई थी, वो भी हंटर कमीशन था। और एक हंटर कमीशन ये था जो 1882 में आया था शिक्षा के भारतीय शिक्षा आयोग के लिए। जी हाँ। अगला प्रश्न हम बात करते हैं वुड्स डिस्पैच किसके कहा जाता है? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन मतलब इंडियन शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा कहा जाता है वो 1854 में आया था, वुड्स डिस्पैच। जी हाँ। अगला हम बात करते हैं 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ड में भारतीय झंडा सप्तऋषि जो फहराया गया था, वो किसके द्वारा फहराया गया था? तो जो सप्तऋषि झंडा जो फहराया गया था वो जर्मनी के स्टटगार्ड में, वो किसके द्वारा फहराया गया था? वो मैडम भीकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। और मैडम कामा को ही मदर ऑफ रिवॉल्यूशनरी बोला जाता है। जी हाँ, मदर ऑफ रिवॉल्यूशनरी जो बोला जाता है वो मैडम भीकाजी कामा को ही बोला जाता है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों हमारा कि दादा भाई नौरोजी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी अगर मैं बात करूं, ये कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये 1886 में बने थे एक बार, और एक बार बने थे 1892 में। 1886 में जो 1886 में जो अधिवेशन था, एक तो उसमें बने थे दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, और अगर मैं बात करूं 1892 के कलकत्ता अधिवेशन में भी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और अगर मैं बात करूं स्वराज शब्द की उपयोग जो किया था सबसे पहले 1906 में जो किया था, वो किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने ही प्रयोग किया था। शब्द इनका नहीं था, लेकिन प्रयोग सबसे पहले किसने किया था स्वराज्य शब्द का? वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। और अखबार इनका एक और अखबार था रस्त गफ्तार के नाम से, एक अखबार था इनका दादा भाई नौरोजी का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा कि शारदा एक्ट जो रहता है कि इसका संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों बाल विवाह से। जी हाँ, बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट का। अगला प्रश्न रहेगा हमारा विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब आया था? तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था वो 1856 में आया था। और अगला हम बात करें कि शराबबंदी आंदोलन 1922 में चालू किया गया था, ये किसने किया था? शराबबंदी आंदोलन जो चलाया गया था 1922 में, ये किसके द्वारा चलाया गया था? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा चलाया गया था। और मैं बात करूं 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की कांग्रेस अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल ने करी थी 1931 के कांग्रेस अधिवेशन की, तो उस टाइम पे सबसे पहली बार जो फंडामेंटल राइट्स की जो बात हुई थी, मतलब मूल संविधान के मूल अधिकारों की जो बात हुई थी, वो पहली बार 1931 के अधिवेशन में हुई थी, कांग्रेस के अधिवेशन में। 1928 में जो इन्होंने एक जो है आंदोलन चलाया था बारदोली सत्याग्रह 1928 में चलाया था, जिनमें वहाँ की गांव की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। जी हाँ, सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह में वहाँ की गांव की महिलाओं ने दी थी सरदार पटेल को। अगला हम बात करें मनसबदारी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो मनसबदारी जो व्यवस्था लागू की गई थी वो किस लिए जो है स्टार्ट की गई थी? राजस्व को एकत्रित करने के लिए स्टार्ट की गई थी। और ये मानसिंह ने 1576 में अकबर के काल में जो है लगाई थी, मानसिंह ने लगाई थी। जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर तो टोडरमल था, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करवाई थी वो मानसिंह ने लगवाई थी 1576 में अकबर के काल में। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों गुप्त काल में जो प्रमुख बंदरगाह था वो था ताम्रलिप्ति बंदरगाह। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि राजा जिसने 1741 में कोलांचल की लड़ाई जो लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी, तो वो कौन से राजा थे जिन्होंने कोलांचल की लड़ाई लड़ी थी 1741 ईस्वी में, जिसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेज जीत गए थे? तो वो राजा थे दोस्तों मार्तंड सिंह। जी हाँ, मार्तंड वर्मा, ये बहुत फेमस राजा रहे हैं और तंजावुर के थे ये। अगला प्रश्न हम बात करते हैं अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसने अपनाई थी?
तो ऐसा कौन सा अंग्रेज था जिसने आक्रामक नीति अपनाई थी अफगानिस्तान के खिलाफ? वो लॉर्ड लेटन था। और अगर मैं बात करूँ, ये लेटन दोस्तों थोड़ा सन की माइंड का इंसान था ये थोड़ा, और इसको लॉर्ड लेटन को थोड़ा मतलब इसके लिए थोड़ा अजीब अजीब से शब्दों के प्रयोग भी किए जाते हैं। और रिएक्शनरी वाइसराय भी बोला जाता था, मतलब ये तुरंत रिएक्ट करता था किसी भी छोटी से छोटी बात पर। आज हम गूगल फेसबुक देखते हैं जहाँ पर कोई भी इंसान, कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते किसी के भी कमेंट, कुछ भी किसी भी चीज़ पे, और कुछ लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं सेकंडों में किसी को कमेंट, किसी ने कुछ बोल दिया है तो उसका तुरंत रिप्लाई देना होता है। तो इस टाइप से ये लॉर्ड लिटन थे। इसी ने वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था। ये कौन लाया था? ये लाया था लॉर्ड लिटन। जी हाँ, वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्णांधता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखेगा। वर्णांधता है कि किसी व्यक्ति को वर्णांधता है तो उसको लाल रंग कैसा दिखेगा? तो दोस्तों वो दिखेगा हरे कलर का। जी हाँ, अगला प्रश्न है हमारा इकोलॉजी में स्टडी किसकी, इकोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है? इकोलॉजी होती है, इकोलॉजी के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है? तो दोस्तों वो चिड़िया जो होती है, इस जो बर्ड्स रहती हैं उनका अध्ययन जो किया जाता है वो किया जाता है इकोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, महान व्याख्याकार गवर्नर जनरल के नाम से किन्हें जाना जाता है? महान व्याख्याकार और गवर्नर जनरल के नाम से किन्हें जाना जाता है? वो जाना जाता है लॉर्ड डलहौजी को। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिखों की सेनापति कौन थे? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान सिखों के जो सेनापति थे वो थे दोस्तों लाल सिंह। जी हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भारत का जो वायसराय था वो था लॉर्ड नॉर्थ क्रुक था। जी हाँ, नॉर्थ क्रुक जो था प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा के दौरान भारत का वायसराय था। जी हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि राज्य को एकतारा में विभाजित किया था। ये एकतारा एक जो है एक मतलब राजस्व व्यवस्था थी एक प्रकार से। तो इसमें किस शासक ने जो है इसको विभाजित किया था? वो किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने किया था। तो एकतारा एक प्रकार से एकता सिस्टम था, इसको एकतारा सिस्टम भी बोला जाता है, एकता सिस्टम भी बोला जाता है। नाम अलग अलग थोड़े से मतलब है तो एक ही तुक उनका, लेकिन थोड़ा सा लिखने में अंतर आ जाता है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा दिल्ली सल्तनत का। दोस्तों कभी कभी काल पूछ लिए जाते हैं कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहले किसने शासन किया था, फिर किसने किया था, फिर मतलब क्रम पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो इसका मैं आपको एक ट्रिक दे देता हूँ। इसकी ट्रिक है गुलाब खिले तो सुगंध लो, गुलाब खिले तो सुगंध लो। तो दोस्तों यहाँ से मैं बात करता हूँ, गुलाब का मतलब हो जाएगा गुलाम वंश, और खिले का मतलब हो जाएगा खिलजी वंश, और तो का मतलब हो जाएगा तुगलक वंश, और सुगंध का मतलब हो जाएगा सुगंध का सैयद वंश, और लो का मतलब हो जाएगा लोधी वंश। जी हाँ, गुलाब खिले तो सुगंध लो। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि विसुवियस जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के बारे में प्रश्न है दोस्तों। विसुवियस जो ज्वालामुखी है, यहाँ पर ये चारों प्रश्न ज्वालामुखी के हैं। विसुवियस जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों स्थित है एटना में। और एटना कहाँ पर स्थित है? ये इटली में स्थित है। विसुवियस एटना इटली। कराकातोआ जो ज्वालामुखी है दोस्तों इंडोनेशिया के पास में, तो बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। तो यहाँ पर इसके तो नाम मतलब हालांकि यहाँ पे एक ही लिखा है, दो चार और हैं यहाँ पर। अगला इंडोनेशिया का जो ज्वालामुखी है वो कराकातोआ है। किलीमंजारो किसका जो है ज्वालामुखी है? वो तंजानिया का ज्वालामुखी है किलीमंजारो। कोटोपैक्सी किसका है? वो है इक्वाडोर का। जी हाँ, कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो इक्वाडोर का है। अगला प्रश्न है हमारा, इंडिया की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन थी? तो इंडिया की जो पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी वो थी डॉक्टर पद्मावती। यहाँ डॉक्टर पद्मावती थी, वो इंडिया की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, थायराइड कैंसर के लिए प्रयुक्त होता है। तो मतलब थायराइड कैंसर के उपचार के लिए, इसमें थोड़ा अलग लिखा है, थायराइड कैंसर के उपचार के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? उपचार के लिए जो यूज़ किया जाता है वो I-131 को किया जाता है। अगला हम बात करते हैं कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके टाइम पर थी? मतलब ये जो व्यवस्थाएं आती हैं उनके कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये किसने चलाई थी, महलवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने चलाई थी? तो अगर मैं बात करूं महलवाड़ी जो चलाई थी दोस्तों हॉल्ट मैकेंजी ने चलाई थी, और ये विलियम बेंटिक की सलाह से हॉल्ट मैकेंजी ने चलाई थी। अगला हम बात करें कि रैयतवाड़ी किसने चलाई थी? तो रैयतवाड़ी जो चलाई थी मुनरो ने चलाई थी, चार्ल्स रीड की सलाह से। मुनरो
रैयतवाड़ी चलाई थी मोनरो ने और चार्ल्स रीड की सलाह से चलाई थी। स्थायी बंदोबस्त चलाई थी या जमींदारी प्रथा चलाई थी वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने चलाई थी। और अगर मैं बात करूं लॉर्ड कॉर्नवालिस की, इसने दोस्तों सिविल सर्विस का जनक भी माना जाता है इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस व्यवस्था का जनक भी इसी को माना जाता है। और अब मैं बात करूं सिविल सर्विस डे भारत में कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कि दिल्ली में यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। दिल्ली में हम जानते हैं कि सभी दिल्ली में जो है यूपीएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में कौन सी जगह है, उसको क्या बोला जाता है, धौलपुर हाउस बोला जाता है दोस्तों। धौलपुर हाउस दिल्ली में यूपीएससी का जो है हेडक्वार्टर है। अगला हम बात करें कि यूपीएससी के बारे में जो विवरण है वो हमारे भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, वो दिया गया है दोस्तों 315 अनुच्छेद में दिया गया है यूपीएससी के बारे में विवरण। अगला हम बात करें लिथियम धातु का निस्तारण लिथियम धातु का निस्तारण हमारे भारत के किस राज्य में किया जाता है, तो दोस्तों ये किया जाता है मांड्या कर्नाटक में। या लिथियम धातु जो हमारे लिथियम आयन बैटरी होती है, जो बैटरीज में जो यूज करी जाती है, वो धातु की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न रहेगा हमारा निशान इजुद्दीन किस देश के सर्वोच्च सम्मान है। निशान इजुद्दीन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो ये है दोस्तों मालदीव का सर्वोच्च सम्मान है निशान इजुद्दीन। जी हाँ। अगला प्रश्न रहेगा हमारा झारखंड की नदी जो कर्क रेखा को, झारखंड की एक ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उसको क्या कौन सी नदी है, वो है स्वर्ण नदी, स्वर्ण रेखा नदी है जो कहीं ना कहीं कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला प्रश्न रहेगा हमारा मैटूर बांध कहाँ पर स्थित है। मैटूर बांध जो स्थित है ये स्थित है दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है और एक कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तमिलनाडु में कावेरी नदी के किनारे स्थित है मैटूर बांध। अगला हम बात करें मदुरई शहर कहाँ पर है। मदुरई शहर जो स्थित है ये बैगई नदी के किनारे स्थित है मदुरई शहर। और ये बात करूँ मैं मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये फेडरलिज्म सेंटर है मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न हम बात करते हैं भारतीय संविधान में संघवाद लिया गया है। संघवाद कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, ये लिया गया है कनाडा से। कनाडा के संविधान से लिया गया संघवाद का सिद्धांत भारतीय संविधान में। अगर अब हम बात करें अगला प्रश्न है संविधान में साल तक के बच्चों को कितने साल तक के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। संविधान में जो कितने साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का हक दिया गया है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया। ये प्रश्न दोस्तों एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, 3 से 4 बार तो मैं ही देख चुका हूँ इसको कि ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि संविधान में अनिवार्य शिक्षा को कितने से कितने साल तक के बच्चों के लिए रखा गया है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। और अगर मैं बात करूं बच्चों के राइट्स के लिए, बच्चों के राइट्स के लिए या शिक्षा के लिए, बच्चों के राइट्स कह लो या बच्चों की शिक्षा के लिए जो राइट्स दिए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, उनके लिए आर्टिकल कौन कौन से हैं, वह 21A के अंतर्गत इन्हें, और आर्टिकल 45 के अंतर्गत ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, मतलब डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारी, वो भी बच्चों की पढ़ाई के लिए जो है प्रतिबद्ध है। जी हाँ। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि शाह कमीशन, जो अभी ये दोस्तों अमित शाह का कमीशन नहीं है, ये नॉर्मल किसी नाम से रहा हुआ शाह कमीशन है। हरियाणा पंजाब को अलग, जो अब कभी कभी पूछ लेता है कि हरियाणा पंजाब को अलग किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, वो किया गया था शाह कमीशन की पर। और ये जो है शाह कमीशन जो है कब बैठा था या हरियाणा पंजाब को कब अलग किया गया था, वो हम सभी जानते हैं 1966 में किया गया था। अगला प्रश्न रहेगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243D, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243D में पंचायत में आरक्षित सीटों पर वुमेन की जो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, पंचायत में आरक्षित सीटों पर वुमेन की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। SC ST और वुमेन, SC ST के लिए आरक्षित सीटें दी गई हैं पंचायतों चुनाव में, और वुमेन्स के लिए जो दी गई हैं वो 1/3 दी गई हैं। अगला प्रश्न है हमारा पंचायत के खातों का रखरखाव का संबंध होता है। पंचायत के जो खाते होते हैं, मतलब जिनमें पैसे का ट्रांजैक्शन होता है, तो उसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है राज्य के विधानमंडल के द्वारा। इसमें ऑप्शंस ये दिए जाते हैं कलेक्टर के द्वारा, और मतलब कि सरपंच के द्वारा, खुद के द्वारा, मतलब बहुत सारे ऑप्शन कंफ्यूज करने वाले रहते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि राज्य के विधानमंडल के द्वारा ही पंचायत के खातों का रखरखाव होता है। अगला प्रश्न हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ और प्रतिज्ञान कौन, जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज रहता है
उसकी शपथ और प्रतिज्ञान को किस आर्टिकल में दर्शाया गया है? तो दोस्तों वो दर्शाया गया है आर्टिकल नंबर 219 में। उसकी ओथ और उसकी प्रतिज्ञान मतलब उसकी जो ड्यूटी रहेगी वो उसके लिए जो दर्शाया गया है वो आर्टिकल नंबर 219 में दर्शाया गया है। और अगर मैं बात करूं कि ट्रांसफर से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल ट्रांसफर से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 222। और एक्टिंग चीफ जस्टिस से संबंधित जो आर्टिकल है, एक्टिंग चीफ जस्टिस से संबंधित जो आर्टिकल होता है वो 223 होता है। एक्टिंग चीफ जस्टिस दोस्तों चीफ जस्टिस की अनुपस्थिति में कार्य करता है एक्टिंग चीफ जस्टिस, इसीलिए इसका जो विवरण दिया गया है आर्टिकल नंबर 223 में दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। और अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही मैं दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लाता रहूँगा और ये सीरीज़ मेरी कंटिन्यू चलती रहेगी, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आती होगी। तो दोस्तों यहाँ पर अंतर ये है कि मैंने अब हाथ से लिखना स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों टाइपिंग का टाइम नहीं रहता, पढ़ाई करनी होती है, खुद की भी प्रिपरेशन चल रही होती है, तो इस टाइप से इसीलिए मैं अपने खुद के नोट्स जो खुद तैयार करता हूँ वो आपके लिए लेकर आने लगा हूँ। तो बताइए मुझे फीडबैक कैसा लगता है आपको पढ़ने में। जी हाँ, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।